बॉलीवुड मूवीज में कई बार आपने ऐसे सीन्स देखे होंगे। दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। या फिर ऐसे, मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे। तो हाँ गलत क्या कहा है नहीं क्या तू मोटी सांड। अब कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मूवीज में तो भले ही एक कॉमिकल इफेक्ट के लिए दिखाया गया है, लेकिन लाखों इंडियंस के लिए ये एक कड़वी सच्चाई की तरह है जिसे उन्हें हर दिन फेस करनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ मोटापे की, जिसे साइंटिफिक भाषा में ओबेसिटी बोला जाता है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू पता करते हैं कि फैट गेन के मेन रीजंस क्या होते हैं और कैसे हम इस जिद्दी फैट को बॉडी से गायब कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बहुत ही इफेक्टिव डाइट एंड एक्सरसाइज के ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको फैट लॉस में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर शरीर मोटा कैसे हो जाता है। भारत में आज करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से परेशान हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिसेफ की एक स्टडी के मुताबिक लगभग 24% महिलाएं और 23% पुरुष जिनकी उम्र 20 से 40 साल है वो मोटापे या ओबेसिटी से परेशान है। मेडिकल जर्नल द लांसेट की मार्च 2025 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2050 के अंत तक भारत में लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोग ओबेसिटी की लाइन को क्रॉस कर चुके होंगे, जिसका मेन कारण होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ही स्टडीज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो आसान भाषा में अगर समझे तो फैट या फिर फैट सेल हमारी बॉडी के एनर्जी स्टोरेज सेल्स होते हैं, जस्ट लाइक अ बैटरी। अब फैट्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, सबक्यूटेनियस और विसरल फैट। अब ज्यादातर लोग जो पतले होने की कोशिश करते हैं वो सबक्यूटेनियस लेयर को ही टारगेट करते हैं, यानी कि सबक्यूटेनियस फैट सेल्स को ही टारगेट करते हैं। लेकिन बॉडी के लिए जो ज्यादा डेंजरस है वो है विसरल फैट। अब इजी भाषा में समझाऊं तो सबक्यूटेनियस फैट वो फैट होता है जो कि हमारी स्किन के जस्ट नीचे होता है लेकिन मसल से ऊपर होता है, जबकि विसरल फैट वो फैट होता है जो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड पाया जाता है। और इस हाई विसरल फैट की वजह से ही लोगों में बहुत सारी परेशानियां आती है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैट होता क्या है। अब फैट को एक्चुअली साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है जिनको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। जब हमारी बॉडी की एनर्जी लो होने लगती है तो हमारी बॉडी ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है, तो उस एनर्जी को दोबारा रीस्टोर करने के लिए हमारी बॉडी हमारे फैट स्टोरेज को सिग्नल देती है। फिर ये सिग्नल सीधा हमारे फैट सेल्स यानी एडिपोज टिश्यूज में जाता है और एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहते हैं लाइपेज। अब लाइपेज ही बेसिकली वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल बनाता है, जिससे कि बाद में ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। अब बॉडी में फैट की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो समझ में आ गया, लेकिन कब ये लेवल डेंजर लेवल को क्रॉस कर देता है आइए उसकी बात करते हैं। तो जैसा हमने बात की थी कि फैट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सबक्यूटेनियस और एक होता है विसरल फैट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी में सबसे पहले फैट जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर में कलेक्ट होने लगता है। बाद में जब धीरे धीरे कैलोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है जिसकी वजह से फैट सेल्स और बढ़ते रहते हैं, तो वहां से हटके यानी सबक्यूटेनियस लेयर से हटके वो ऑर्गन्स के अराउंड कलेक्ट होने लगता है, जिसको बाद में विसरल फैट कहते हैं। कुछ की इंडिकेटर्स है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में फैट का लेवल डेंजरस कब हो चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई वेस्ट सर्कमफ्रेंस। ये सबसे प्राइमरी इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि फैट का लेवल ज्यादा हो रहा है बॉडी में। अब इंडियन फीमेल्स की वेस्ट का साइज अगर 32.5 इंचेस या उससे ज्यादा हो रहा है तो ये एक डेंजर लेवल को इंडिकेट करता है। सिमिलरली इंडियन मेल्स की वेस्ट का साइज अगर 34.5 इंचेस या इससे ज्यादा हो रहा है तो ये डेंजरस लेवल को इंडिकेट करता है। सेकंड की इंडिकेटर जो है वो है एप्पल शेप्ड बॉडी का होना, जिसमें फैट जो है वो मोस्टली आपके मिड सेक्शन और हिप्स के अराउंड कलेक्ट हो जाता है, जिससे बाद में एक ये एप्पल की शेप की बॉडी का फॉर्म बनाता है। थर्ड की इंडिकेटर है BMI, जिसे बॉडी मास इंडेक्स भी बोलते हैं। अब BMI एक सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे BMI का मैट्रिक फॉर्मूला होता है वेट किलोग्राम्स में डिवाइडेड बाय हाइट जो कि मीटर्स में होगी उसका होल स्क्वायर। अब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई 80 किलो का आदमी है और उसकी हाइट अगर 1.8 मीटर्स है तो उसका स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 24.69। अब BMI अगर 28 या उससे ज्यादा है तो ये ओबेसिटी को डिनोट करता है, जिसका मतलब है कि आपको बॉडी फैट रिड्यूस करने की बहुत जरूरत है। फोर्थ इंडिकेटर है वेस्ट टू हिप रेशियो। सिंपली आप अपनी वेस्ट को मेजर कीजिए एंड देन अपने हिप्स के सर्कमफ्रेंस को मेजर कीजिए। वेस्ट के साइज को हिप्स के साइज से डिवाइड करने के बाद विमेन में अगर ये नंबर 0.85 से ज्यादा है और मेन में अगर ये 0.90 से ज्यादा है तो ये एक हाई विसरल फैट को इंडिकेट करता है। और लास्टली बॉडी फैट परसेंटेज। जनरली मेन में 24% से ज्यादा और विमेन में 30% से ज्यादा बॉडी फैट होना ओबेसिटी की निशानी होती है। डिस्क्रिप्शन में इन सभी कैलकुलेटर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि बॉडी आखिर फैट को लूज कैसे करती है। हमारी बॉडी में एवरी सिंगल सेकंड केमिकल रिएक्शंस होती रहती है और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की बदौलत हम सारी एक्टिविटी जैसे कि चलना, बोलना, थूक का बनना,
सांस लेना, एवरीथिंग गेट्स पॉसिबल। और इसी तरह की केमिकल रिएक्शंस की वजह से फैट्स का ब्रेकडाउन H2O यानी वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, जिसका मतलब है कि जब हमें पसीना आता है या फिर हम जब टॉयलेट जाते हैं तो हमारी बॉडी उन फैट सेल्स को वाटर के फॉर्म में रिलीज करती है। साथ ही जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी फैट सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज करती है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से पसीना ज्यादा आता है या फिर आपकी सांसें ज्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी से फैट रिड्यूस होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि स्विमिंग, बास्केटबॉल या और भी किसी तरह का स्पोर्ट जिनमें ज्यादा फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत होती है, उनमें जनरली आपको बॉडी का फैट परसेंटेज कम ही मिलेगा और वो ज्यादा लीन साइड पे होंगे। एक मेजर पोर्शन उन लोगों का जो काफी टाइम से जिम जा रहे हैं, वो भी आपको लीन एंड फिट ही दिखेंगे, जिसका मतलब है कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज कंपैरेटिवली काफी लो होगा। तो अब आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी को किसी भी तरह का फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी हमें तब मिलती है जब हम कुछ भी खाते हैं। और खाने से एनर्जी बनने के प्रोसेस को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि अगेन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। जो वर्ड कैलोरी है वो बेसिकली हमारे खाने से मिलने वाली एनर्जी की एक यूनिट है। इसलिए आपने किसी भी पैक्ड फूड के पीछे लिखा हुआ देखा होगा कि एनर्जी इक्वल्स टू XYZ K कैल। ये किलो कैलोरीज उस खाने से मिलने वाली एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि किस इंडिविजुअल का कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा है। तो इसे भी आसानी से कुछ इस तरह समझते हैं। तो जैसा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि किसी भी काम को करने में एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे हम टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड कहते हैं। जैसे ही वो पर्टिकुलर टास्क खत्म हो जाता है तो उसके कंप्लीशन में जितनी कैलोरीज बॉडी ने कंज्यूम की है उसे टोटल कैलोरीज एक्सपेंडेड कहते हैं। अब जब भी हमारी कंज्यूम्ड कैलोरीज हमारी एक्सपेंडेड कैलोरीज से ज्यादा होगी तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगी। और बस इसी वजह से ज्यादातर लोग ओवरवेट हो जाते हैं या फिर मोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कंपेटिटिव स्पोर्ट्स खेलने वाले एथलीट्स मोस्टली फिट ही दिखेंगे, क्योंकि उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर इतना हाई होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल ट्रेनिंग एंड फिटनेस सेशंस। अगर कभी उनके फैट रिजर्व्स बनते भी हैं तो वो यूटिलाइज भी हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक एवरेज 9 to 5 काम करने वाला इंडिविजुअल जो सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ही जाता है और किसी भी तरह की कोई एडिशनल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता, धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो भी ओबेसिटी से परेशान हो ही जाएगा अगर उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर टोटल कैलोरी कंज्यूम से कम होगा। किसी भी वर्किंग इंडिविजुअल ने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अपने आसपास देखे होंगे। तो ओवरऑल आप ये जान लीजिए कि जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी उन फैट स्टोरेज को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगी और धीरे धीरे आपका बॉडी फैट रिड्यूस हो जाएगा। तो अब किस इंडिविजुअल को कितनी एनर्जी या कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, इसका आइडिया BMR से निकाल सकते हैं। BMR, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, इसको एक कैलकुलेटर के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कम से कम कितनी कैलोरीज एक इंडिविजुअल को अपने कोर सर्वाइवल के लिए चाहिए, ये हमें BMR कैलकुलेटर की मदद से पता चल सकता है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में से BMR कैलकुलेटर को ओपन कीजिए। कुछ ऐसी विंडो आपके मोबाइल फोन में दिखेगी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ डिटेल्स डालूंगा, जैसे एज हो जाएगी 25, जेंडर होगा मेल, हाइट होगी 180 सेंटीमीटर। हाइट के बाद वेट हमने 85 किलोग्राम्स इनपुट किया है और बस कैलकुलेट कर दिया। जो रिजल्ट आया है उसमें BMR शो हो रहा है 1855 कैलोरीज पर डे, जो रफली बताता है कि इस इंडिविजुअल को कोर सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट इतने नंबर ऑफ बेस कैलोरीज तो चाहिए ही होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी लेवल वाला सेक्शन, जो क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि इस इंडिविजुअल को रफली कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी अगर वो कोई बेसिक या फिर इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर ये इंडिविजुअल थोड़ी बहुत या ना के बराबर भी एक्सरसाइज करता है तो इसे रफली 2226 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये सेम इंडिविजुअल बहुत ही इंटेंस वर्कआउट थ्रू आउट द वीक परफॉर्म कर रहा है अलॉन्ग विद द फिजिकल जॉब, तो इसका कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्रामेटिकली राइज होके रफली 3525 तक पहुंच जाएगा। तो बस अब आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके हाइट, एज एंड वेट के अकॉर्डिंग BMR कैलकुलेटर से क्या नंबर्स मिल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैलोरी इनटेक को रिड्यूस करके धीरे धीरे फैट लॉस को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2875 पर डे है तो फैट लॉस अचीव करने के लिए मैं 150 से 200 कैलोरीज कम कंज्यूम करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स और इवेंचुअली अपने BMR के नंबर्स को भी एडजस्ट करता रहूंगा जब तक मुझे अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल जाए। सिमिलरली वेट गेन करने के लिए आप ये कैलोरी काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 99% लोग अपनी फैट लॉस जर्नी में फेल हो जाते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि लोग कभी भी लगातार एक स्ट्रिक्ट और हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते और प्रॉब्लम तब होने लगती है जब वो रातों रात रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और फिर रिजल्ट्स ना मिलने पर डीमोटिवेट होके पूरी डाइट को अनफॉलो कर देते हैं। एक और मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो है खाना बिल्कुल ही छोड़ देना। ऐसा करने से उनको इनिशियली तो रिजल्ट्स मिलते हैं और उनका वेट भी कम होने लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत ही थकावट और लो एनर्जी फील होती है, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा खाने लगते हैं और उनका वेट पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। इसे यूजुअली हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है हमारे पैनक्रियाज में। जब भी हम कुछ खाते हैं जिससे हमारे बॉडी में ब्लड शुगर राइज होता है तो बॉडी हमारे पैनक्रियाज को सिग्नल देती है कि वो उस ब्लड शुगर को काउंटर करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करे या फिर रिलीज करे। अब जितना ज्यादा इंसुलिन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेटाबॉलिज्म ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हाई इंसुलिन की वजह से जितना स्लो हमारा मेटाबॉलिज्म होगा उतने ही हमारी बॉडी के फैट स्टोरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके इन लिस्ट्स को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किन फूड से आपका इंसुलिन लेवल और ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो फाइनली अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है कि डाइट का क्या रोल है, एक्सरसाइज कैसे बूस्ट करता है हमारा मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन कैसे मैनिपुलेट करता है हमारे ओवरऑल हार्मोन्स को, तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि फैट लॉस अचीव करना एक पजल को सॉल्व करने जैसा ही है, जिसमें ये 4 चीजें आपको खास ध्यान रखनी है, जो कि है डाइट, एक्सरसाइज, स्लीपिंग हैबिट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल और कंसिस्टेंसी। इनमें से एक भी पीस अगर मिस होता है तो आपकी ओवरऑल फैट लॉस जर्नी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो अब बात करना चाहूंगा फैट लॉस करने की उन इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की जिन्होंने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प की है। थ्रू आउट मेरे बॉडी बिल्डिंग करियर में मैंने फैट लॉस बहुत बार अचीव किया है और इट फील्स लाइक अ गेम टू मी नाउ। तो नंबर 1 जो ट्रिक है वो है इसबगोल। आप में से बहुत से लोगों ने इसबगोल का नाम जरूर सुना होगा। इंग्लिश में इसे सिलियम हस्क कहते हैं, जो कि एक खास तरह के प्लांटागो ओवाटा के सीड से मिलता है। अब वैसे तो इसबगोल को लोग मोस्टली कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं ड्यू टू इट्स सॉल्युबल फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन मैं पर्सनली जब भी एक फैट लॉस डाइट पे होता हूँ तो स्टार्टिंग में जब मैं मील लेता हूँ तो उससे पहले 2 टेबलस्पून इसबगोल जरूर कंज्यूम करता हूँ, एटलीस्ट 15 मिनट पहले। फिर धीरे धीरे मैं इसे अपनी मेन मील से हटा के उन सारी अननेसेसरी क्रेविंग्स के टाइम पे कंज्यूम करता हूँ, जिससे मेरी भूख शांत हो जाती है और मैं अननेसेसरी कैलोरीज कंज्यूम करने से बच जाता हूँ। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इसबगोल स्टमक में जाने के बाद एक्सपैंड होने लगता है, जिससे कि बाद में हमारे ब्रेन को लगता है कि पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। और एक मजे की बात, इससे सिर्फ 2 ग्राम्स ऑफ नेट कार्ब्स ही आपकी बॉडी में कंज्यूम हो रहे हैं। सेकंड है कंज्यूमिंग फूड्स रिच इन कैप्सिसिन। तो बेसिकली कैप्सिसिन एक केमिकल होता है जो कि मोस्टली मिर्ची में पाया जाता है। खाने में मिर्ची ज्यादा खाने से आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो तेज मिर्ची आपकी बॉडी में एक थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसको TEF भी कहा जाता है। अब जो थर्मोजेनिक इफेक्ट है वो बेसिकली खाने के बाद हमारी बॉडी हीट होने से प्रोड्यूस होता है। इससे ऑलमोस्ट 20% तक मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। मिर्ची के अलावा प्रोटीन से सबसे ज्यादा थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि ज्यादा तीखा खाने से भी नुकसान हो सकते हैं, जैसे स्टमक अल्सर, हाई BP, नोशिया, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब आप रेगुलर इंटरवल पे कैप्सिसिन या फिर मिर्ची बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे। थर्ड है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने एक वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन कई बार सुना होगा और बहुत से झोला छाप इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते सुना होगा कि ये पी लो बस उससे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, या फिर ये खा लो भिगो के और सुबह सुबह सारी बॉडी से टॉक्सिन्स गायब हो जाएंगे एकदम। मैं बता दूं कि ये सब बकवास है और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद इतनी केपेबल होती है कि वो किसी भी अनशंट चीज को खाए बिना डिटॉक्सिफाई खुद को कर सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से सारे टॉक्सिन्स को रिलीज कर देती है। बेसिकली 24 घंटे में से एक स्मॉल विंडो ऐसी होती है जिसमें आप कुछ भी हेल्दी खा सकते हो, लेकिन एक बड़ी विंडो ऐसी होती है जिसमें कुछ भी कंज्यूम करना स्ट्रिक्टली मना होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे पूरे दिन में 24 घंटे हैं, तो स्टार्टिंग में 10 घंटे का विंडो ऐसा लेके चलिए जिसके अंदर आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर कुछ भी खा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी 9 to 5 जॉब है तो 10 घंटे की ईटिंग विंडो के हिसाब से आप सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ही कुछ भी खा सकते हो। एंड देन फॉर द रिमेनिंग नंबर ऑफ आवर्स यू विल हैव टू स्टे इन अ फास्टेड स्टेट, मीनिंग उस टाइम पे कुछ भी आपको कंज्यूम नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम वाटर। जब बॉडी में कुछ भी नहीं जाएगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली खुद को डिटॉक्सिफाई कर लेगी। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है डिटॉक्सिफिकेशन अचीव करने का। फास्टेड स्टेट कार्डियो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब बॉडी में एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं तो एनर्जी के लिए बॉडी हमारी सबसे पहले ग्लाइकोजन रिजर्व्स को यूज करती है, जो कि हमारे लिवर और स्केलेटल मसल्स में होता है।
फिर इवेंचुअली बॉडी फैट को टारगेट करती है जस्ट टू कन्वर्ट दोज फैट्स इनटू द एनर्जी थ्रू मेटाबॉलिज्म। लास्टली कंज्यूमिंग हेल्दी गट बैक्टीरिया। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, और इनके सप्लीमेंटेशन से फूड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, साथ ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। अब वैसे तो मार्केट में इनके सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको फूड सोर्सेज जानने हैं तो वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। लेकिन मैं पर्सनली सप्लीमेंट्स प्रेफर करता हूं जिससे कि मेरी डाइट नहीं ब्रेक होती है। तो ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रिजल्ट्स कभी भी आपको रातों रात नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स की गारंटी जरूर आपको मिलेगी अगर आप उस पजल को ध्यान रखेंगे और किसी भी पीस को इधर उधर मिस नहीं होने देंगे। जानेंगे कि जुम्बा कैसे फैट लॉस को एक्सट्रीम लेवल पे प्रमोट करता है अलॉन्ग विद द अदर एक्सरसाइजेस, और साथ ही फैट बर्नर्स कैसे काम करते हैं, L-कार्निटीन कैसे एक्चुअली फंक्शन करता है। लेकिन ये होगा हमारे अगले वीडियो का टॉपिक। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।